Hi, welcome to Redix. So today we'll talk about a topic called electrolysis. This is the second part of the electrochemistry. The first part of the electrochemistry is the spontaneous redox reaction, matlab electrochemical cell. Now the second part of the electrochemistry is a non-spontaneous redox reaction, that is electrolysis. Electrolysis क्या होता है? जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट में से राइट इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो on passing the electricity or on passing the electric current through the electrolyte, that electrolyte will undergo the chemical decomposition. जैसे वाटर है, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स में, वाटर एक पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, तो हमने क्या किया, उसमें एक दो ड्रॉप एसिड के ऐड कर दिए and then we applied the potential difference. So what happens is water decomposes to the dihydrogen and dioxygen. So it's a chemical decomposition of water, right? So through the molten electrolyte or through the aqueous solution of the electrolyte, when potential difference is applied, when electric current is passed, that particular chemical substance undergoes chemical decomposition, and this condition is called as the electrolysis. अब वर्ड को ब्रेक करके देख लो, इलेक्ट्रो एनालिसिस, lysis or the lysis is a breakdown. Electro applying the potential difference, passing the electric current, lysis मतलब breakdown. ठीक है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है. ऑब्वियसली देखो, जब आप वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करो, आई वांट टू कन्वर्ट वाटर इनटू डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन. यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहां 0, ऑक्सीजन का -2 और यहां पे 0, मतलब ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, एग्रीड. डाइहाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है. बट विल इट टेक प्लेस ऑल बाय इटसेल्फ? नो, वी हैव टू पास द इलेक्ट्रिसिटी फॉर इट. तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और जिस डिवाइस में इसको हम कंडक्ट करेंगे उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो बेसिकली हमें करना क्या है, ये एक लेट्स से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, अब इस एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में हमने ये एक टर्मिनल है जिसको हमने कहा एनोड, और ये दूसरा टर्मिनल है एंड दे आर अटैच्ड टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई, इसको कहा नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज कैथोड. ठीक है, अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयंस हैं वो जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. ऑपोजिटली चार्ज टर्मिनल की तरफ माइग्रेट करेंगे, और माइग्रेट करने के बाद वहां पे या तो डिपॉजिट हो जाएंगे, अगर मेटल है तो वहां डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, अगर इनर्ट मेटल है तो वहां पे जाके न्यूट्रल हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगर वो कोई गैस है तो इट विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ द गैस. ओके, तो ऑपोजिटली चार्ज आयन ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, on applying the potential difference on electrolyte, the ions migrate in the opposite directions, and there they got discharged, or they got deposited, or they get released. This condition is called as electrolysis. चलो एक एक करके हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स अपॉन नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बीइंग यूज्ड. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मतलब है, सपोज आई एम टेकिंग सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड लेने के बाद इन व्हाट फॉर्म आई एम टेकिंग इट, एम आई टेकिंग द मोल्टन सोडियम क्लोराइड और आई एम टेकिंग द एक्वियस सोडियम क्लोराइड, बेस्ड ऑन दैट द प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट. मतलब कॉमन सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करके पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, या फिर आप मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, दोनों केसेस में बनने वाला प्रोडक्ट डिफरेंट होगा. राइट, नेचर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सपोज आपने लिया एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड यू आर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, सो इन दैट द प्रोडक्ट मे डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो. मतलब डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड के साथ अलग प्रोडक्ट बनेगा और कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के साथ अलग प्रोडक्ट बनेगा. रिडक्शन पोटेंशियल्स,
एट टाइम्स एंड मेनी टाइम्स दिस विल हैपन दैट कैथोड के पास दो आयन पहुंच जाएंगे, वाटर भी पहुंच गया टू अंडरगो रिडक्शन एंड सम अदर सब्सटेंस लाइक सोडियम भी पहुंच गया टू अंडरगो रिडक्शन. राइट, ये नेगेटिव टर्मिनल पे दोनों चले गए टू अंडरगो रिडक्शन. अब दोनों का रिडक्शन नहीं हो सकता, दोनों में से किसी एक की को प्रायोरिटी मिलेगी, दोनों में से किसी एक का ही रिडक्शन होगा. इधर द वाटर विल अंडरगो द रिडक्शन और सोडियम विल अंडरगो, सोडियम आयंस विल अंडरगो द रिडक्शन. तो दोनों में से किसको कैथोड सेलेक्ट करेगा रिड्यूस करने के लिए, दैट डिपेंड्स ऑन देयर रिडक्शन पोटेंशियल. तो इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं इसको स्ट्रेच नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा आयंस एक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं, सॉरी एक इलेक्ट्रोड पे पहुंचते हैं टू अंडरगो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, देन ऑल द आयंस विल नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, ऑल द आयंस विल नॉट बी रिड्यूस्ड. किसी एक सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन का चांस मिलेगा आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल, और किसी एक सब्सटेंस को रिडक्शन का चांस मिलेगा आउट ऑफ अवेलेबल. राइट, सपोज सल्फेट आयन भी चले गए वाटर के पास, सॉरी एनोड के पास टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और वाटर भी चला गया. अब क्या होगा, वाटर ऑक्सीडाइज होगा या सल्फेट ऑक्सीडाइज होगा, वाटर रिड्यूस होगा या सोडियम रिड्यूस होगा, यह डिपेंड करता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, और इन दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. सो अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस अवेलेबल है तो रिडक्शन का पोटेंशियल रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होने वाले सब्सटेंस इस बात पे डिपेंड करेंगे कि उनका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है. ठीक है, इस पॉइंट को हम और ज्यादा डिटेल में विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इतना ही. कैथोड पे कौन रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है. ईएमएफ अप्लाइड और करंट डेंसिटी. कई बार ऐसा होता है कि हम लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट से वन टाइप का प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अगर हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, करंट डेंसिटी को चेंज कर देते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं. सो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. लेट्स से दिस इज द अरेंजमेंट. आई एम टेकिंग मोल्टन सोडियम क्लोराइड. ये जो डायग्राम यहां पे ड्रॉ किया है, ये एक सिंबॉलिक डायग्राम है. इस तरह से मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कभी नहीं हो सकता. इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू डू दिस वे. हम सिर्फ इसका प्रिंसिपल डायग्राम बना रहे हैं. एक्चुअल डायग्राम भी मैं आपको 5 मिनट बाद शो करूंगा, बट यहां पे थोड़ा समझना इजी है इसलिए. अब आपने क्या लिया, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, नो वाटर. सोडियम क्लोराइड को हीट किया एंड मेल्टेड इट. जब सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करेंगे तो क्या बनेगा, Na+ एंड Cl- आयंस. ठीक है, अब नेगेटिव टर्मिनल, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट किया. नाउ नेगेटिव टर्मिनल, मैं अभी नाम नहीं देता हूं कैथोड एनोड, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे. आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव इज कैथोड, पॉजिटिव इज एनोड, दैट यू विल डिसाइड. ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, डैनियल सेल में, एनोड वाज नेगेटिव, कैथोड वाज पॉजिटिव. यहां पे कंसेप्ट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप डिसाइड करना 2 मिनट बाद. ये नेगेटिव टर्मिनल है, आई एम नॉट सेइंग ये कैथोड है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कौन जाएगा, Na+, और Na+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. Na+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाएगा सोडियम. अब बताओ ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. खबर पड़ी, समझ में आया. चलो ठीक है, यहां देखो, पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन जाएगा, क्लोराइड. कौन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल पे, क्लोराइड. और क्लोराइड वहां जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना पॉजिटिव टर्मिनल को दे देगा.
पॉजिटिव टर्मिनल को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, मतलब क्या बनेगा, डाइक्लोरिन। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। चलो एक बात और बताओ, पॉजिटिव आयन कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। नेगेटिव आयन कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा, पॉजिटिव पे। ठीक है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे को हम क्या बोलेंगे, जहां रिडक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे कैथोड, और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, एनोड। इसका मतलब जब हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कैथोड पे मिलता है हमें सोडियम मेटल बाय रिडक्शन, और एनोड पे मिलता है क्लोरीन गैस बाय द ऑक्सीडेशन। दैट्स वेरी ऑब्वियस एंड वेरी सिंपल एग्जांपल। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। कुछ अच्छे एग्जांपल्स हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो ये जो आयंस हैं, ये आयंस ऑपोजिटली चार्ज टर्मिनल की तरफ माइग्रेट करने लग गए। पॉजिटिव आयन जाने लग गए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और नेगेटिव आयन जाने लग गए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जब पॉजिटिव आयन जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल पे और नेगेटिव आयन जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे, और वहां पे जाके वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, अपना चार्ज न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो एक इलेक्ट्रोलिसिस हमने किया मोल्टन सोडियम क्लोराइड का। मैंने आपसे कहा सिर्फ ये प्रिंसिपल डायग्राम है, एक्चुअली दिस इज डन इन द डाउन सेल। देखो यहां पे ये ग्रेफाइट की रॉड है, एंड ग्रेफाइट रॉड इज एक्टिंग एज एनोड, और ये जो आयरन या स्टील की एक स्क्रीन है यहां पे, दिस वन, ओके, और ये फिल किया हुआ है मोल्टन सोडियम क्लोराइड। और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये वाली जो प्लेट है, दिस वन, ये ध्यान से देखो, दिस वन, ये जो प्लेट है ध्यान से देखना, ये वाली प्लेट, ये पूरा का पूरा एक हमने इसका क्रॉस सेक्शन लिया है, बट दिस इज द एंटायर पार्ट। तो यहां पे जो है ये है स्टील का कैथोड। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड आपने लिया है और थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड लिया है, तो इसमें से क्या होगा कि जो सोडियम आयंस हैं वो स्टील के पास जाएंगे, और स्टील के पास जाके, क्योंकि टेम्परेचर अंदर बहुत ज्यादा है, तो सोडियम मेटल बनेगा, लेकिन मोल्टन स्टेट में बनेगा। तो मोल्टन स्टेट में जो सोडियम मेटल बनेगा दैट वी विल कलेक्ट फ्रॉम हियर, और अंदर यहां पे सभी, क्योंकि ये टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो क्लोराइड आयंस यहां पे आएंगे, क्लोराइड आयंस यहां पे आएंगे, और यहां पे आके डिस्चार्ज हो जाएंगे क्लोरीन गैस की फॉर्म में, एंड फ्रॉम हियर द क्लोरीन गैस विल बी कलेक्टेड। ओके, एंड नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये सब करने की जरूरत क्या है, एक्चुअली अगर आपने इस तरह से किया होता प्रिंसिपल डायग्राम, तो क्लोरीन गैस यहां पे बनेगी, ये क्लोरीन गैस सोडियम मेटल के कांटेक्ट में आ सकती है, देयर कैन बी एक्सप्लोजन बिकॉज सोडियम और क्लोरीन वापस रिएक्ट कर लेंगे। तो हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाना पड़ता है जिसमें सोडियम एंड क्लोरीन which are being formed as a product, they should not come in the direct contact with each other. Electrolysis of a dilute aqueous sodium chloride, मतलब इस बार हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड नहीं ले रहे, इसका मतलब यहाँ पे हमें हीटर रिक्वायर्ड नहीं है, नो नीड टू पुट द हीटर। हमने लिया है सोडियम क्लोराइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब सोडियम क्लोराइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, Na प्लस आयन, NCl माइनस आयन, एक्वियस। Now what do you expect? Cathode. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Na प्लस आयन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और सोडियम मेटल बनाएंगे। दैट्स एक्सपेक्टेशन नंबर वन। हमारी सेकेंड एक्सपेक्टेशन एनोड पे क्या है, एनोड, आई एम राइटिंग हियर एनोड। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एट एनोड, क्या होगा एनोड पे, एनोड पे यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे क्लोराइड आयन जाएंगे,
और क्लोराइड आयन जाके अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्लोरीन गैस बना देंगे, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पे एक और सब्सटेंस है जो इन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने का ट्राई करेगा। कौन सा सब्सटेंस आपको लगता है जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है? दैट इज वाटर। इस बार सोडियम क्लोराइड मोल्टन नहीं है, लिक्विड नहीं है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक्वियस सॉल्यूशन में है, ठीक है। और अगर वो एक्वियस सॉल्यूशन में है तो Na+ के साथ साथ वाटर भी जाएगा, ट्राई करेगा, और वाटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? H2 + 2OH-। अब कैसे क्या ये रिएक्शन? थोड़ा सा दिमाग लगा लो, अपने आप हो जाएगी रिएक्शन। वाटर है HOH, HOH, ये आया H+, ये आया H+, यहां से क्या आया? 2H+, यहां से क्या आया? OH- बाहर निकल गई, 2OH-। ये 2H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो क्या बनेगा? डायहाइड्रोजन, और साथ में क्या रिलीज होगा? OH-। समझ में आया क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है ना। मतलब कैथोड पे 2 रिडक्शन पॉसिबल है। कैथोड पे Na+ रिड्यूस होकर सोडियम मेटल बना सकता है, ऑप्शन 1, और कैथोड पे वाटर रिड्यूस होकर डायहाइड्रोजन गैस बना सकता है। सिमिलरली एनोड पे वाटर ऑक्सीडाइज हो सकता है, H2O, 2H2O will oxidize to give dioxygen O2 plus 2 electrons, 4 electrons plus 4H+ ion, ठीक है। कैसे किया होगा रिएक्शन? कैसे? रेडॉक्स बैलेंसिंग है, सिंपल, आप लोग पहले पढ़ चुके हो रेडॉक्स बैलेंसिंग में। 2H2O, चलो H2O, H2O, ठीक है। बच्चों वाली रिएक्शन है, रेडॉक्स में आप पहले कर चुके हो, फिर भी एक बार करवा रहा हूं आपको। H2O, अब देखो इस H2O में से हमने ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीडेशन तो वाटर का है, में ऑक्सीजन का ही हो सकता है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो -2 से 0 हो गया। बैलेंस द सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये देख लेना, ध्यान से समझ लेना, ये रिएक्शन को प्रॉपरली देख लेना, सोच लेना, समझ लेना, बिकॉज मेनी टाइम्स विल बी डूइंग दिस रिएक्शन इन टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस। वेल, H2O, यहां 2 ऑक्सीजन है तो यहां पे भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, ठीक है। -2 इंटू 2, -4 से 0, -4 से 0, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड। अब आपको हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है, चार्ज भी बैलेंस करना है। यहां पे कितने हाइड्रोजन है? 4। यहां कितने हाइड्रोजन है? 0। यहां चार्ज कितना है? -4। यहां कितना है? 0। तो अगर यहां पे 4H+ आयन ऐड कर देंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। दैट्स हाउ आई एम राइटिंग हियर दिस वन। तो देखो, अब यहां पे 2 रिडक्शन पॉसिबल है और यहां पे 2 ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। विच विल ऑक्सीडाइज, विच विल रिड्यूस, इसके लिए होता है प्रेफरेंशियल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आप नोट कर सकते हो स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू preferential theory of electrolysis, according to preferential theory of electrolysis, at anode substance having more oxidation potential will be oxidized। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कौन ऑक्सीडाइज होगा? जिसकी अगर 2-3 लोगों में कंपटीशन हो रहा है तो कौन जीतेगा? जिसकी कैपेसिटी ज्यादा वो जीतेगा। तो अगर वाटर और सोडियम दोनों में कंपटीशन हो रहा है रिड्यूस होने का, तो जिसकी रिड्यूस होने की नेचर ज्यादा है वो रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस होने की नेचर का मतलब क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। अब सोडियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो अप्रोक्सीमेटली -2.71 वोल्ट है, और वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है
वो -0.83 वोल्ट है। दिस इज मोर नेगेटिव, मतलब स्मॉलर वैल्यू। दिस इज लेस नेगेटिव, मतलब हायर वैल्यू। मतलब वाटर की रिड्यूस होने की नेचर, वाटर की हाइड्रोजन में रिड्यूस होने की नेचर, वाटर की हाइड्रोजन में रिड्यूस होने की नेचर सोडियम की रिड्यूस होने की नेचर से ज्यादा है। वाटर की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी सोडियम आयन से ज्यादा है। वाटर की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, वाटर की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन से ज्यादा है, तो वाटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, सोडियम को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, सोडियम जैसा था वैसा ही रह जाएगा, अनचेंज्ड। ये नहीं होता, ये होता है। क्यों? कौन रिड्यूस होगा? कैथोड पे कौन रिड्यूस होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। सो हम कह सकते हैं substance having higher reduction potential will undergo reduction at cathode। समझ में आया? एनोड के लिए क्या लिखेंगे? substance having higher reduction potential will undergo oxidation at anode। तो यहां पे देखो, जो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्लोराइड से क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है -1.36 वोल्ट, और वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कितना होगा? -0.83 वोल्ट। आप बोलोगे सर ने तो चीटिंग कर दी, गलत कर दिया। आप तो पहले बोल रहे थे नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल करेक्ट कर देता हूं, आप कहोगे रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होना चाहिए? +0.83। लेकिन मैं लिख रहा हूं -1.23, ये तो गलत हो गया। सी गलत नहीं हुआ, आप ध्यान से समझो। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? +0.76 वोल्ट। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? -0.76 वोल्ट। सॉरी, दिस इज प्लस एंड माइनस साइन का प्रॉब्लम है। दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। ओके, तो यहां रिएक्टेंट क्या है? जिंक +2, तो प्रोडक्ट क्या है? जिंक। और अगर रिएक्टेंट जिंक है तो प्रोडक्ट क्या है? जिंक +2। समझ में आ रहा है ना? तो रिएक्टेंट जिंक +2 है तो प्रोडक्ट है जिंक, और प्रोडक्ट जिंक है तो रिएक्टेंट है जिंक +2। मतलब रिवर्स रिएक्शन से, फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन से। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं है। वाटर के केस में क्या हो रहा है? दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू H2 एंड हियर इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू O2। तो ये जो वाली जो रिएक्शन है, दिस वन एंड दिस वन, इनके पोटेंशियल्स को आप सीधा माइनस प्लस करके नहीं निकाल सकते, दोनों के पोटेंशियल्स अलग होंगे। वेल, माय टॉपिक वाज नॉट दिस। एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज होगा, दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो देखो, एनोड पे क्लोराइड आयन
का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.36 मोर नेगेटिव, -1.23 लेस नेगेटिव, मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर टू क्लोराइड. water will undergo oxidation, chloride ions will not undergo oxidation. ये सोडियम और क्लोराइड एज इट इज रह जाएंगे. कंपटीशन में विनर कौन बनेगा? यहां पे वाटर जाएगा और बना देगा डाइहाइड्रोजन गैस, यहां पे भी वाटर जाएगा, बना देगा डाई ऑक्सीजन गैस. मतलब when we carry out the electrolysis of dilute sodium chloride, ultimately the electrolysis of water takes place. ठीक है, तो you can write down the statement here. At anode, oxidation potential of water at anode, oxidation potential of water is more than the oxidation potential of chloride. वैल्यूज याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, याद रखो तो अच्छी बात है. कुछ ही वैल्यूज होती हैं जो काम आती रहती हैं कभी कभी अलग अलग क्वेश्चंस में. बेटर इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर देयर इज नो प्रॉब्लम. At anode, oxidation potential of water is more than the oxidation potential of chloride. So water will be oxidized at anode to produce dioxygen gas. Chloride ions are not oxidized. At cathode, reduction potential of water, at cathode, reduction potential of water is greater than, at cathode, reduction potential of water is greater than Na plus ions, is greater than Na plus ions. So water will be reduced. Na plus ions are not reduced. So ultimately it is electrolysis of water. मतलब डाइल्यूट NaCl लोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विल टेक प्लेस. सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में से कैथोड पे कौन जाएगा? सोडियम आयन एंड वाटर. ठीक है, सोडियम आयन एंड वाटर जाएंगे तो कौन रिड्यूस होगा? सोडियम आयन एंड वाटर जाएगा तो कौन रिड्यूस होगा? वाटर. अगेन सोडियम का कुछ नहीं हो सकता. अब देखते हैं एनोड पे क्या होता है. ठीक है, तो सॉरी या एनोड का रिएक्शन देखते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन किसका होगा. ठीक है, चलो एनोड. चलो पूरा ही लिख लेते हैं क्विकली. एक्वियस सोडियम सल्फेट. ठीक है, एक्वियस सोडियम सल्फेट आयोनाइज होकर क्या बनाएगा? 2Na प्लस SO4 माइनस 2. अब एनोड पे आ जाओ. एनोड पे कौन जाएगा? सल्फेट आयंस जाएंगे. सल्फेट आयंस ऑक्सीडाइज होकर बनाते हैं S2 सल्फेट है, सॉरी दिस इज SO4. S2O8 माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. और सल्फेट का जो इस रिएक्शन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो होता है -1.96 वोल्ट. और साथ में एनोड पे जाएगा वाटर. वाटर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? डाइऑक्सीजन प्लस 4H प्लस आयंस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स. इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? -1.23 वोल्ट. अब क्या होगा? अब ये होगा, दोनों में कंपटीशन होगा. दिस इज स्मॉलर, दिस इज बिगर. लेस नेगेटिव मतलब हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल.
वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फेट ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस एट कैथोड। समझ में आया ना, बहुत छोटी सी बात है। दो ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, दो ऑक्सीडेशन अगर पॉसिबल है तो कौन सा हमें करना चाहिए या कौन सा एक्चुअली अपने आप हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसकी ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसकी ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी कम है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सीधी सी बात, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड के पास जाएंगे सोडियम आयंस, क्योंकि हमने सोडियम सल्फेट लिया है, वाटर भी जाएगा। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और बनाएंगे सोडियम मेटल, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है वो आता है -2.71 वोल्ट। वाटर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाएगा 2H प्लस O2, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो होगा -0.83 वोल्ट। दिस इज हायर वैल्यू, दिस इज लोअर वैल्यू। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस हो जाएगा। अल्टीमेटली जब हम एक्वियस सोडियम सल्फेट लेते हैं तब भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो इस पूरे डिस्कशन से हमने एक नई थियरी पढ़ी, प्रेफरेंशियल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और प्रेफरेंशियल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ये है प्रेफरेंशियल थियरी। अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस किसी इलेक्ट्रोड पे जाते हैं तो एनोड पे उसका ऑक्सीडेशन होता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, कैथोड पे उसका रिडक्शन होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, ये कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, इसके एक्सेप्शंस भी हैं, बट दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द प्रेफरेंशियल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वी कैन टॉक राइट नाउ। चलो आगे देखते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम एक्वियस सॉल्यूशन, क्विकली फटाफट, हमें पता है क्या होने वाला है, बहुत कुछ हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं। सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन लोगे तो वाटर भी जाएगा कैथोड पे, क्लोराइड भी जाएगा कैथोड पे, यहां से बनेगा Na+ एक्वियस आयन, साथ में बनेगा Cl- एक्वियस आयन। फटाफट बोलो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Na+ आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम मेटल बनाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है वाटर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके डायहाइड्रोजन गैस बनाएगा। फर्स्ट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना देखा था थोड़ी देर पहले, -2.71 वोल्ट। सेकंड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना देखा था, -0.83 वोल्ट। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है, ये ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, ये रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सॉरी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जिसकी रिड्यूस होने की नेचर कम है वो रिड्यूस नहीं होगा। देन कम्स एनोड। एनोड में हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखा है, यहां लिख लेते हैं एनोड को। एनोड में हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखा है कि क्लोराइड आयन जाएंगे और डायक्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा वो कितना आया था, -1.36 वोल्ट। एंड वाटर
ऑक्सीडाइज होकर डाइऑक्सीजन बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे प्लस 4H प्लस आयंस। तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23 वोल्ट आ जाएगा। ये लोअर है, ये हायर है। फिर भी यहां पे सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, ये नहीं होता, ये हो जाता है। सी ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से समझो। यहां तो -2.71 एंड -0.83 पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा सोडियम आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाटर की ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने की नेचर सोडियम से बहुत ज्यादा है। तो आप ज्यादा सोडियम लाके भी उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर तो फिर भी रिड्यूस हो ही जाएगा। यहां देखो डिफरेंस बहुत कम है, ओवर एंड अबाउ this reaction is rate of reaction is faster and this is slower। अब मेरी दो बात को ध्यान से सुनना, शायद ये बोर्ड एग्जाम में उतनी काम ना आए, लेकिन कंसेप्चुअली और कॉम्पिटिटिव के लिए और हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सॉरी, इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है, मतलब इस रिएक्शन को होने का नेचर स्पॉन्टेनिटी ज्यादा है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, समझ में आया। और इसका रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोअर है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ये रिएक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। कंपैरेटिवली दोनों रिएक्शन में से ये रिएक्शन करना थोड़ा इजी है, ये रिएक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब सीधी सी बात है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, 2 people are sitting, one is listening each and every word I am saying and try to analyze, and the other one is the one who is not listening only। तो किसको ज्यादा समझ में आएगा, किसको जल्दी समझ में आएगा, किसको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। स्पीड की बात नहीं करते, चलो किसको कंसेप्ट क्लियर होगा, जो ध्यान से सुन रहा है, जिसकी नेचर है, जिसकी टेंडेंसी है ज्यादा नॉलेज गेन करने की, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी फोकस ज्यादा है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसको ऑक्सीडाइज करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देयर इज अ पर्सन हु इज हैविंग द लेस फोकस बट ही इज वेरी क्विक, दिमाग उसका तेज चलता है, थोड़ी सी नेचर कम है उसकी समझने की, पढ़ने की नेचर कम है, उतना ध्यान नहीं देता क्लास में, लेकिन समझ में उसको बहुत फास्ट आता है, दिमाग का प्रोसेसर थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, उसकी स्पीड, वो पढ़ता नहीं है लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज है, जब पढ़ता है तो बहुत फास्ट करता है। ये पढ़ तो लेता है लेकिन ये स्लो लर्नर है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होना इजी है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो मैं कहूंगा ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। लेकिन स्पीड वाइज देखा जाए तो ऊपर वाली रिएक्शन थोड़ी फास्ट है, तो मैं कहूंगा काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। और प्रॉब्लम क्या है, दोनों के पोटेंशियल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों के पोटेंशियल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल मिल जाए तो जो रिएक्शन फास्ट है वो हो जाएगी, और जो रिएक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होता है, आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, एट कैथोड in the electrolysis of concentrated sodium chloride, in the electrolysis of concentrated sodium chloride at cathode, water is reduced into dihydrogen, water is reduced into dihydrogen।
because its reduction potential is higher. Okay, next point. At anode, oxidation of chloride is a at anode oxidation of chloride is a kinetically controlled reaction, and oxidation of water is thermodynamically controlled reaction. So if slightly higher potential is applied, then chloride will be oxidized. Chloride will be oxidized in preference to water. That extra potential required is called as over potential, right? जिस रिएक्शन जो रिएक्शन फास्ट है लेकिन कम स्पॉन्टेनियस है, जो रिएक्शन स्लो है लेकिन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, तो हमने थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल लगा दिया, तो जो कम स्पॉन्टेनियस थी वो फास्ट हो गई, यानी क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो गया. तो एनोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे हमारे पास एनोड पे प्रोडक्ट बनेगा डाइक्लोरिन, मतलब वाटर का कुछ नहीं होगा, यहां डाइक्लोरिन बनेगा, यहां सोडियम का कुछ नहीं होगा, यहां डाई हाइड्रोजन बनेगा. ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां क्या बनेगा, Na+, सॉरी OH माइनस, और यहां Na+ आपके यूज नहीं हुए, ये बच गए, तो Na+ और OH माइनस आके सॉल्यूशन में क्या बना देंगे, NaOH. क्लियर? यहां पे वाटर ने क्या बनाया, डाइहाइड्रोजन एंड OH माइनस, और सोडियम का तो रिडक्शन हुआ ही नहीं, तो सोडियम आयन तो एज इट इज अवेलेबल है, तो सोडियम आयन OH माइनस के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, NaOH. सो साथ में NaOH का प्रोडक्शन हो जाएगा, डाइहाइड्रोजन गैस बन जाएगी और डाई क्लोरीन गैस बन जाएगी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज इसको एक बार दोबारा पूरा प्रॉपर अच्छे से देख लेना. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट. सी बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, हम इसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे. हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस कॉपर सल्फेट, और बोथ द टाइम्स इन बोथ द एक्सपेरिमेंट्स जो हम इसमें इसका जो सॉल्यूशन लेंगे वो एक्वियस सॉल्यूशन यूज करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट यूज करेंगे. इन द सेंस एक बार हम यूज करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड, right? The electrode will not participate in the redox reaction, only the ions of the aqueous solution will participate in the redox reaction. और second time हम लेंगे copper electrode. इसका मतलब apart from the ions of the solution, competition में एक कैंडिडेट और बढ़ जाएगा. अब इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का ट्राई करेगा. सो दीज आर द टू कंडीशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द एक्वियस कॉपर सल्फेट. तो ध्यान से देखो, लेट्स से पहले इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ, तो सिंपल हमने एक वेसल में लिया है, और इस वेसल के अंदर हमने लिया है कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट के एक्वियस सॉल्यूशन में हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, और जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हम प्लेस कर रहे हैं, दीज इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ लेट्स से इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं. ठीक है, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. दिस इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके रिडक्शन होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कैथोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके ऑक्सीडेशन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एनोड. ओके, नाउ यहां पे हमारे पास है कॉपर +2 आयंस, SO4 -2 आयंस, और ऑब्वियसली ये एक्वियस सॉल्यूशन है तो वाटर. अब हमें पता है कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द रिएक्शंस पॉसिबल. तो नंबर 1, एनोड की रिएक्शंस क्या पॉसिबल है. एनोड रिएक्शंस क्या हो सकते हैं एनोड पे. तो एनोड रिएक्शन नंबर 1, एनोड की फर्स्ट रिएक्शन क्या हो सकता है एनोड पे. तो एनोड पे जाके SO4 -2 आयंस ऑक्सीडाइज होके बना सकते हैं S2O8 -2 आयंस +2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
वो -1.96 वोल्ट है इफ यू वांट टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, एनोड पे जाके, पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू डाइऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H+ आयन, और इस रिएक्शन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है -1.23 वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आई एम टॉकिंग अबाउट, और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है -1.23 वोल्ट। क्लियर? तो फिर पहले डिसाइड कर लो दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा। इज देयर एनी थर्ड रिएक्शन? कुछ और पॉसिबल है? कॉपर +2 आयन तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा नहीं, वाटर जा सकता है, सल्फेट जा सकता है। दोनों में से, वाटर और सल्फेट दोनों में से अगर आप देखोगे तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और सल्फेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है, मतलब कम है। दिस वैल्यू इज हायर, तो दिस ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, दिस विल नॉट टेक प्लेस। तो वी कैन राइट अ स्टेटमेंट हियर, at anode water is oxidized to release dihydrogen gas, and OH minus ions are produced, sorry, H+ ions are produced in electrolyte। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद क्या होगा, अब ध्यान से समझो, सल्फेट आयंस हैव अप्रोच्ड टू एनोड। सल्फेट आयन एनोड के पास तक गए, एनोड के पास जाने के बाद उनका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, वो वहीं पे कलेक्ट होकर रह गए, क्योंकि ऑक्सीडेशन किसका हो गया? वाटर का। अब नियर एनोड क्या हुआ? नियर एनोड SO4 - 2 ions are present and new H+ ions are produced। ये कंबाइन होके क्या बना लेंगे? H2SO4। तो इन द केस ऑफ anode, in the case of anode we will be getting near anode H2SO4 will be produced, मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। ठीक है, दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट एनोड। अब कैथोड की रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। कैथोड पे क्या हो सकता है? कैथोड पे दो रिएक्शन पॉसिबल है, कॉपर +2 आयंस जाएंगे, कॉपर +2 आयन जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर मेटल बन जाएगा। ठीक है, दिस इज ए, और इस रिएक्शन का पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट। ओके, और दूसरा रिएक्शन क्या पॉसिबल है? दूसरा रिएक्शन है वाटर रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाएगा H2 + 2OH-। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। लेकिन दिस पोटेंशियल, इसका जो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है? दिस इज -0.83 वोल्ट। सो दिस इज स्मॉलर, दिस इज हायर वैल्यू। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो एट कैथोड कॉपर +2 आयंस विल बी रिड्यूस्ड। तो जितना भी कॉपर है वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये कॉपर जो है ना, ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन के अंदर जितने कॉपर +2 आयंस हैं वो सब जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे और धीरे धीरे सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर मेटल के आयंस खत्म हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। तो हम इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशन के अंदर जितना कॉपर +2 है उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, वेल दिस इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, दिस इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस
if you are using the inert electrode, if you are using the inert electrode, ध्यान रखना ये inert electrode के साथ रिएक्शन है. एक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ क्या होगा? एक्टिव इलेक्ट्रोड में हमने क्या किया, ये कॉपर का एनोड है और ये कॉपर का कैथोड है. ठीक है, अब सबसे पहले एनोड रिएक्शंस देखते हैं क्या हो सकती है. एनोड रिएक्शंस क्या हो सकती है? तो एनोड रिएक्शन नंबर 1, एनोड किसका बना हुआ है? कॉपर का. मतलब कॉपर इटसेल्फ में अंडरगो ऑक्सीडेशन. कॉपर सॉलिड कन्वर्ट्स टू copper plus 2 aqueous ion plus donating 2 electrons. Possibility number 1. Possibility number 2, the second possibility, that एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा वाटर का. H2O will oxidized into dioxygen producing 4 electron plus 4 OH minus ions, 4 H plus ions. That's second possibility. And the third possibility is sulfate ions will undergo oxidation. Sulfate ions will undergo oxidation to produce 2SO4 minus S2O4 minus 2 plus 2 electrons. ये 3 oxidations possible हैं, but all 3 cannot be carried out. सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना पड़ेगा. यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.34 वोल्ट. यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23 वोल्ट. यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.96 वोल्ट. तो इसका मतलब दिस कैन नॉट टेक प्लेस, दिस कैन नॉट टेक प्लेस. एट एनोड copper metal is oxidized to copper plus 2. समझ में आया? तो यहां पे क्या होगा, ये जो कॉपर है ये ऑक्सीडाइज होके बनाएगा कॉपर प्लस 2 आयंस. ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होके बनाएगा कॉपर प्लस 2 आयंस बनेंगे. ठीक है, और सॉल्यूशन आपने किसका लिया है? सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी लिया है कॉपर सल्फेट का. मतलब सॉल्यूशन में कॉपर प्लस 2 आयंस तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, लेकिन नए कॉपर प्लस 2 आयंस प्रोड्यूस हो गए. नए कॉपर प्लस 2 आयंस प्रोड्यूस हो गए बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड इटसेल्फ. तो यहां पे आप एक लाइन नोट कर सकते हो, द anode itself will undergo oxidation. Anode itself will undergo oxidation to produce the copper plus 2 ion. Anode itself will undergo oxidation to produce copper plus 2 ions. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे नए copper plus 2 ions produce होंगे by the oxidation of copper metal. Clear? That's one thing. Second thing, let's talk about what happens at the cathode. कैथोड पे क्या होगा? तो कैथोड पे 2 रिएक्शंस पॉसिबल है, राइट. नंबर 1 रिएक्शन, कॉपर प्लस 2 आयन कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे. ये कॉपर प्लस 2 आयन जो सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, कॉपर प्लस 2 आयन सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस बात को भूलना मत, क्योंकि आपने जो एक्वियस सॉल्यूशन लिया है वो किसका लिया है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है. तो जो सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी कॉपर प्लस 2 आयंस प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर मेटल में, और इस रिएक्शन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है +0.34 वोल्ट. और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वाटर रिड्यूस हो जाएगा. अगर वाटर रिड्यूस हो गया तो बनेगा डाइहाइड्रोजन गैस +2OH माइनस, और इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल है वो है -0.83 वोल्ट. तो ऑब्वियसली
जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिएक्शन होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली वी कैन से कॉपर प्लस 2 आयंस विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे कॉपर इटसेल्फ will undergo oxidation. Anode itself will undergo oxidation to produce the copper plus 2 ions, और कैथोड पे जो कॉपर प्लस 2 आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट है वो जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। ये तो हो गया रिएक्शन क्या हो रही है, लेकिन व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉपर प्लस 2 आयंस। तो देखो जितना ऑक्सीडेशन होगा उतना ही रिडक्शन होगा। तो यहां से अगर दो नए कॉपर प्लस 2 आयन प्रोड्यूस हुए तो यहां से दो कॉपर प्लस 2 आयंस डिपॉजिट भी हो जाएंगे। अगर 1 मोल कॉपर प्लस 2 आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 1 मोल कॉपर प्लस 2 आयन जाके यहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, यहां से कॉपर प्लस 2 आयन जाके डिपॉजिट हो गया, एक प्रोड्यूस हुआ एक डिपॉजिट हो गया, एक प्रोड्यूस हो गया एक डिपॉजिट हो गया, एक प्रोड्यूस हो गया एक डिपॉजिट हो गया। तो वी कैन से amount of copper deposited at cathode by reduction reaction, amount of copper deposited at cathode by reduction reaction is equal to amount of किसके इक्वल होगा, amount of copper plus 2 ions produced, amount of copper plus 2 ions produced by oxidation reaction। इसका मतलब जितना कॉपर प्लस 2 आयन प्रोड्यूस होगा उतना ही कॉपर प्लस 2 आयन डिपॉजिट हो जाएगा। अब अमाउंट ऑफ कॉपर प्लस 2 आयंस प्रोड्यूस, कॉपर प्लस 2 आयन कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कॉपर प्लस 2 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं एनोड के ऑक्सीडेशन से। तो हम कहेंगे थिकनेस ऑफ एनोड विल डिक्रीज, और यहां पे थिकनेस ऑफ कैथोड विल इंक्रीज। अल्टीमेटली देखो क्या हो रहा है, अभी हमने देखा था तो उसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। यहां से जो कॉपर प्लस 2 आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कॉपर प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां से इसकी थिकनेस कम होती जाएगी। जितने कॉपर प्लस 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही कॉपर प्लस 2 डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं कि यहां से कॉपर निकल के यहां डिपॉजिट हो रहा है, मतलब अगर ये रॉड इंप्योर है और ये वाली रॉड प्योर है तो धीरे धीरे कॉपर निकल के इंप्योर रॉड से प्योर रॉड में चला जाएगा, धीरे धीरे कॉपर निकल के इंप्योर रॉड से प्योर रॉड पे चला जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट थिंग द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर विल टेक प्लेस। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन इन सॉल्यूशन, दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। व्हाई इट विल रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि जितना कॉपर प्लस 2 प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कॉपर प्लस 2 आयन डिपॉजिट भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो कॉपर ही ऑक्सीडाइज, सॉरी अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर प्लस 2 आयंस रिड्यूस होंगे। दैट्स वन पॉइंट। और अगर हम कॉपर सल्फेट का इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो क्या होगा, तब ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और H2SO4 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और कैथोड पे कॉपर प्लस 2 आयंस का रिडक्शन होगा। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड as well as by using the inert electrode. So that's all about the different product of electrolysis. Along with this video there is a PDF notes are given जिसमें आपके इन सभी रिएक्शंस में आपको अल्टीमेटली पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में से करना क्या है। ठीक है, तो उस PDF फाइल में आपको दिया हुआ है, आपको लर्न करना है इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, डाइल्यूट एक्वियस सोडियम क्लोराइड, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट क्या यूज किया। तो दैट्स व्हाट इलेक्ट्रोलाइट यू आर यूजिंग। सेकंड थिंग यू हैव टू लर्न व्हाट इज एनोड, व्हाट इज कैथोड। जैसे मोल्टन सोडियम क्लोराइड में ग्रेफाइट का एनोड था,
राइट, और स्टील का कैथोड था, ठीक है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू लर्न किस केस में किसका एनोड है और किसका कैथोड है। Next thing you have to learn is what is reaction taking place at anode and what reaction is taking place at cathode. उसको रटना नहीं, जिस तरह से मैंने पढ़ाया है उस तरह से लॉजिकली समझना। पहले आप खुद दिमाग लगाना कि कौन से ऑक्सीडेशंस पॉसिबल हैं, कौन से रिडक्शंस पॉसिबल हैं, उसके बाद उनको खुद रिएक्शंस को बनाना। एंड दैट्स हाउ यू कैन, एंड देन ऑब्वियसली जब आप एनोड की रिएक्शन लर्न करोगे, कैथोड की रिएक्शन लर्न करोगे, तो आपको यह भी पता चल जाएगा व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एट एनोड, what product is obtained at cathode. कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट में कुछ स्पेशल प्रोडक्ट बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद सॉल्यूशन के अंदर NaOH बन जाता है। वैसे ही कॉपर सल्फेट, ये वाला जो केस हमने डिस्कस किया, ये कॉपर सल्फेट को इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो सॉल्यूशन में H2SO4 बन जाता है। ये सभी स्पेशल कंडीशंस भी आपको साथ में लर्न करनी है।